एक्टिविटी क्या है? कोई आपके पास, सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने क्या कहना चाहिए कि आपने जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जब भी कोई आपने एनालिसिस करना है, तो रिएक्शन को करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपके पास कोई लिगेंड है, आपके पास कोई रिएक्टेंट है, आपके पास सपोज आपने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल ये सिंथेसिस की है कभी? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाई है कभी आपने? ये एफएससी के प्रैक्टिकल था सिंथेसिस का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको फिनोल लेनी पड़ती थी, ब्रोमीन वाटर लेना पड़ता था, उसको आप रिएक्ट करवाते हो तो वो आपके पास रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है। इसी तरह से आपने कोई भी, जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? दो चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब सम टाइम क्या होता है, आपसे कहते हैं कि किसी में जंक्शन आएगी, किसी में प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सिंग, ये मिक्सिंग क्यों होती है? इंटरेक्शन होता है किस किस के दरमियान? रिएक्टेंट्स के दरमियान। रिएक्टेंट्स किससे मिलकर बने हैं? रिएक्टेंट्स भी जिस सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो सोडियम क्लोराइड कैटाइन और एनाइन, और वाटर भी H हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल। तो जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो बेसिकली इंटरेक्शन किस किस का होता है? कैटाइन का एनाइन के साथ। गॉट इट? मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हाँ मैंने किया तो है, अभी अभी एक बच्चा रह गया, अभी अभी एडमिट हुआ है। हाँ जी, हो गया सबका? 22 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक तो। 23, अच्छा। कुछ भी हाँ जी, 4 6। हाँ जी, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या कहा कि अभी हमने कौन सा टॉपिक शुरू करना है? एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमने जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट कराना है, जब भी हमने कोई एनालिसिस करना है, तो हमें कोई सी दो कम से कम चीज़ें चाहिए होती है ना, जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं। वो रिएक्शन जब होता है, मैंने एग्जांपल क्या दी है कि सपोज सोडियम क्लोराइड का इवन वाटर के साथ ही मिक्सिंग करनी है, उसका सोल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड ऑन हम करेंगे। जब हम उसको ऐड ऑन करेंगे तो ऐड ऑन करने की वजह से क्या होगा? जो उसके कैटाइंस और एनाइंस हैं उनके दरमियान रिएक्शन होगा, और जब वो रिएक्शन होगा एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? कैटाइन और उसकी सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी हमारे पास उसकी आ जाएगी। और अब नाउ दिस सोल्यूशन इज रेडी टू फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, किसी भी फर्दर रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए भी हम उसको डायरेक्ट अगर इंटरेक्शन करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि अगर हम उसको सोल्यूशन फॉर्म में करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी, उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। रीजन क्या होगी? क्योंकि उसके जो आइंस हैं, कैटाइंस और एनाइंस हैं, वो फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा? उनका इसमें अब क्या चीज़ आ जाती है आपके पास? फ्रीली जब ये मूव करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से, तो उनकी जो इंटरेक्शन है, जो उनके ऊपर चार्जेस के कूलम चार्ज है, और उसकी जो रिपल्शन होती है आइंस की, और जो उनकी अट्रैक्शन होगी आइंस के दरमियान, एज अ रिजल्ट उनके दरमियान जो थर्मल एजिटेशन होगा, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होगी, या उसमें आपके पास जो हमारे पास क्या क्या कौन सी हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो एज अ रिजल्ट वो ज्यादा होंगी, और आपका रिएक्शन जो है वो स्मूथली कैरिड ऑन होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, जी अब मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात? एक्टिविटी के लिए हम क्यों एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं? रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। इन सिंगल लाइन अगर मैं कहूँ, रिएक्शंस को कैसे स्टडी करना है? चार्जेस ने अपने जो उनके दरमियान अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके जो रिएक्टेंट है उनके चार्जेस के साथ रिएक्शन करना है। ठीक हो गया जी। अब रिएक्शन सॉल्यूशंस बनने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? कैटाइंस और एनाइंस, और एक सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट।
अब वो जो सल्यूट और सॉल्वेंट है, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कि हम उसके मोलर सोल्यूशन ले रहे हैं, मोलर सोल्यूशन ले रहे हैं। प्रैक्टिकल का भी आपने मैंने आपको उसके सोल्यूशंस का कुछ ऑस्मोलैरिटी को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली आयोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, रादर देन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बजाय अगर हम आयोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम in place of molality or normality, we prefer to discuss the concentration of ionic solutions in their activity coefficient, their ionic strength। ठीक है जी, यहां तक होगी बात। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले दोबारा। नो मैम, क्लियर है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने देखना है कि ये एक्टिविटी यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगी, जहाँ आइंस के बगैर होंगे ना, तो उनमें हम कंसंट्रेशंस को या उनकी मॉडरेट कंसंट्रेशंस को शो करते हैं इन एज द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस को हम शो करते हैं as a molar solution, normal solution, percent solution. But the solution of the electrolyte, जो electrolyte का solution है, exhibit marked deviation even at relatively low concentration। ठीक है, उसकी वो कहता है कि अगर हम उसकी एक्टिविटी उस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस की बात करते हैं और हम उसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो जब हम उसकी स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो वो कंसंट्रेशंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पर हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं एज अ सॉल्ट, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो एज अ सॉल्ट जो है वो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा जब हम उसको मोलर सोल्यूशन में कहेंगे। और जब हम उसको उसके आयंस की एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे तो फिर वो एक डिफरेंट कैलकुलेशंस जो सी हैं वो थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस वो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से डेविएट करेंगी। वो डेविएट क्यों करेंगी, क्योंकि डाइल्यूट आयोनिक सॉल्यूशंस हैव कंसंट्रेशन 0.001 मोलर और इवन लेस। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब उसकी कंसंट्रेशन 0.001 से कम होगी। According to Debye, a theory of inter-ionic attractions, the electrostatic attractions between the ions in the solution of an electrolyte have significant influence on the mobility of the ions। अगर वो सोडियम क्लोराइड है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है सोडियम और क्लोराइड आयंस की, वो उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाएगा और रिएक्शन जो अदर रिएक्टेंट जिसने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है वो उसके साथ उसकी जितनी कंसंट्रेशन दी है वो एज अ होल प्रोडक्ट हमारे पास उतनी ही नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, अब कोई इसका आंसर करे, क्यों नहीं आएगी, मैंने अभी बताया आपको। जीशान और क्योंकि मैम जीशान आप बताइए। जीशान नहीं है, सिर्फ ऑन किया हुआ लैपटॉप। नायाब आप। नायाब भी नहीं रिप्लाई करी। यानी उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 0.01 मोलर या इससे भी कम होती है, इस वजह से उनको जो है होता है। किसने रिप्लाई किया था अभी जी, मरियम ने? सहरिश बात। सहरिश ने, अच्छा। सहरिश, कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा अपने कमेंट्स को? नहीं। अच्छा, इसमें ना और मैम जी जी वो वीक मैम वो जब NaCl मतलब जब वो डिसोल्व होता है तो उनकी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आपस में जो अट्रैक्शन होती है वो भी कम हो जाती है उनकी आयन जी, की। ये पॉइंट है वो जो है कि जब हम उसकी कंसंट्रेशन जौन सी है
कंसंट्रेशन इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सॉल्ट की बात करते हैं, लेकिन जब हम उस आयोनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस की बात करते हैं। और आयंस कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड में कौन से आयन है? कैटायन सोडियम है और क्लोराइड जो है वो एनाइन है। जब तक वो दोनों, इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? तो जब तक ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के दरमियान कम नहीं होगी तो कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो आयोनिक स्ट्रेंथ है, उसकी एक्टिविटी जौन सी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो कम हो जाएगी जी। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए हमने जब सॉल्यूशंस की बात करनी है तो हमने उसकी कंसंट्रेशंस को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी और आयोनिक स्ट्रेंथ के डिस्कस करना है। ठीक है, इतनी सी बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जब हमने आयोनिक सॉल्ट्स, जब हमने इनऑर्गेनिक को भी आप वर्ड यूज कर सकते हो या इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, तीनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसेबल है। ठीक है ना? इस तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ वर्ड यूज हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दैट केस प्रेफरेबल क्या है आपके पास कि आप उसको, हम कंसंट्रेशंस को शो करते हैं, और कंसंट्रेशंस के केस में क्या आता है हमारे पास? मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन और एटसेट्रा अदर जो भी आप इसमें कह लो कि वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने इसकी जो है डिबाय हक्कल थ्योरी क्या कहती है कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है आयंस के दरमियान में उसका बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अब ये जो अट्रैक्शन है उसको हमने कैसे कम करना है? हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे। हम जितना सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जौन सा है वो डिक्रीज होता जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस ज्यादा होती जाएगी। जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस ज्यादा होती जाएगी उतना ही रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता जाएगा until the equilibrium will be reached. The ionic concentration, जी जी, नहीं, तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस की बात करें, जब हम वाटर की बात करें तो उसके H पॉजिटिव और H नेगेटिव या कोई सोल्यूशन जो डालेंगे, कोई सा भी NaCl तो सोल्यूशन। हम हाँ देखिए, सोल्यूशंस कोई भी हो सकते हैं ना। सोल्यूशंस में अब जरूरी नहीं गैस का गैस के साथ भी सोल्यूशन हो सकता है। जो आपके होती हैं ये ओर्स होती हैं, ठीक है ना? और इसी तरह से हाँ, इसमें भी जो ओर्स हैं उसमें भी वो सॉलिड का सॉलिड के साथ सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? जिसमें कैटाइन और एनाइंस होंगे। कैटाइन और एनाइंस के जो सॉल्यूशंस बनेंगे जब सॉल्वेंट साथ ऐड होगा। अब सॉल्वेंट जौन सा है वो एसीटोनाइट्रिल भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट कोई एथेनॉल, मेथनॉल, वाटर भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल कोट कर रही हूँ यहाँ पे, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की इन द वाटर। ठीक है, ठीक है। चलो मैं मतलब मैं जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, अब हमने उसमें ऐड डाइल्यूशन के लिए तो जी हम जी वाटर ऐड करेंगे ना जी उसमें, बिल्कुल, हाँ तो ठीक है, इसके NaCl की कंसंट्रेशन तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की उतनी ही होगी, क्योंकि हाँ अगर हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस ज्यादा होंगे ना। जी जी, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि कंसंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम रहने के बावजूद जो प्रोडक्ट बनती है वो वेरी कर सकती है। हम कहते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ, कोई भी XYZ आप समझ लो, तो उसने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है, तो अगर सोडियम हाइड्राइड ही अगर सपोज बनना है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना है, तो सोडियम के कितने आयंस अवेलेबल होंगे? वो जो आयंस की बात हमने करनी है, सोडियम क्लोराइड अगर 1 मोलर है लेकिन उसकी एक्टिविटी जौन सी है वो मोलैरिटी के उसके इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये बात सिर्फ इतनी सी करना चाह रहे हैं। तो आयोनिक कंसंट्रेशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बीइंग लो डू नॉट शो एप्रिशिएबल डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब हम जब हम आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं क्योंकि आयोनिक कंसंट्रेशंस कौन सी हैं वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस में समटाइम ले रहे होते हैं या सॉल्यूशंस की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम जब हम बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयोनिक जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो बीइंग लो डू नॉट शो एप्रिशिएबल डेप्थ, उनका जो आइडियल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होता। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं।
ठीक हो गया। बट इन सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द आयोनिक कंसंट्रेशंस आर लार्ज, सो इंटर आयोनिक फोर्सेस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। अब आप थोड़ा सा इसमें पीछे चले जाओ, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस और सॉल्यूशंस, थोड़ा सा याद हो फिजिकल केमिस्ट्री का आपको, ठीक है ना। तो वो कहता है कि डेविएशन कब होनी है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम निगेट नहीं कर सकेंगे। The solution exhibit the properties of one in which the effective or apparent concentrations of the ions are less than the theoretical concentrations, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, वही बात जो मैं भी कह रही हूँ, चूंकि उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जौन सा है उसके ऊपर अदर जौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो रिएक्शंस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। Depending upon the relative importance of factors such as ion-ion interaction and ion-solvent interaction, the effective concentration of the solute dissolved in water may appear to be less than equal or greater than the molar concentration। तो कहता है वो क्या हो सकता है, वो उसके इक्वल भी हो सकता है, वो उससे कम भी हो सकता है और वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमने कौन सी टर्म को यूज किया, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट को। तो जीएन लेविस suggested due to restricted mobility of the ions in solution of strong electrolyte, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी जौन सी है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती कंपेरेटिवली टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस। द आयंस डू नॉट एक्सर्ट देयर फुल इफेक्ट फॉर शोइंग देयर बिहेवियर। He proposed the term activity in place of concentration, term molality, formality, mole fraction, so as to explain the departure of electrolyte solution from ideal behavior। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट का आइडियल बिहेवियर से डिपार्चर शुरू हो जाएगा। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलर और फॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एंड द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच accounts non-ideal behavior, the latter is called the activity of the species। कि जब हमने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस को देखा, वो एक दूसरे को जो है वो सेकंड नहीं करते थे, तो एक टर्म एक्टिविटी को यूज किया। सो द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। चाहे वो सॉल्यूशन 1 मोलर है, लेकिन अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं आता, 1:1 के बाद वो कहता है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना चाहिए। हमने 10 मोल सोडियम क्लोराइड के डाले, 10 मोल वाटर के डाले, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ गई, 6 मोल आई। तो अब क्या है, वो किस वजह से आती है, वो उसके जो एक्टिविटी है, अवेलेबल तो है सोडियम लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसलिए उसकी एक्टिविटी उसकी कंसंट्रेशन से कम होगी। इट इज कस्टमरी टू रिलेट द एक्टिविटी ऑफ अ स्पीशी टू इट्स कंसंट्रेशन थ्रू द एक्सप्रेशन। अब वो कहता है कि इसको हम कैसे शो करते हैं कि सपोज इस AI इज द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज इक्वल गैमा आई एम आई। तो गैमा आई क्या है, इन विच द इसको अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इज द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। आई क्या है, वो सोडियम क्लोराइड। जी मैम मैम जब हम उसको सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं और उसमें जो हमारे पास उसकी अट्रैक्शन होती है वो भी हम कम कर देते हैं आयंस के बिटवीन, तब भी हमें उतनी प्रोडक्ट नहीं हमें मिलती जितनी उसकी कंसंट्रेशन हमने दी होती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि उसको करने की वजह से जब हम उसके ऐसे उसके ऊपर जो उसकी कंडीशन है, इसको हम सारे को एज अ होल कहते हैं फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, फिजिको केमिकल फैक्टर्स, जिसमें उसका टेम्परेचर आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, उसकी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन या उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी और पल्प डेंसिटी आ जाएगी। ये सारे फैक्टर्स एट अ टाइम अफेक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना। कि ये नहीं होता कि जिस तरह जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जैसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कोई एक चीज जो है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है तो दूसरी जौन से है उसके लिए वो हाई टेम्परेचर इफेक्टिव नहीं है, वो लो टेम्परेचर पे या वो 30 रूम टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सोल्यूशन टू सोल्यूशन और जो आपके स्पीशी टू स्पीशी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जौन से हैं वो वेरी करते हैं और इनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है किसी भी एक सिंगल रिएक्शन के लिए। तो ये कंप्लीट स्टडी होती है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिजिको केमिकल पैरामीटर्स।
ठीक है। अब इस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स में हमने क्या चीज देखनी, हम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी मैंने कंसंट्रेशन डाली थी उतनी प्रोडक्ट नहीं आ रही। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हम एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को, उसकी एक्टिविटी को, उसने कहा कि चूंकि वो नहीं आती थी थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल के इक्वल, तो उसने कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, एक्टिविटी की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अवेलेबल आयंस जो होते तो हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम डिस्क्लोज कर लेते हैं, और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यूज के इक्विवेलेंट हो जाती हैं। गॉट इट? जी मैम, थैंक यू। चलें जी, अब उसमें क्या कहा उसने कि ये जो गामा वन है, दिस इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस आई। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एंड mi इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यही सोडियम क्लोराइड है, ये उसकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, और m जो है वो इसका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज नॉट अ कांस्टेंट and its value varies with the concentration। ठीक है, कंसंट्रेशन डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो गामा वैल्यू है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, वो डिफरेंट होगा, और सोल्यूशन टू सोल्यूशन भी वेरी करेगा। aqueous solution, both activity and concentrations are expressed in the same unit so that the activity coefficient is dimensionless। For dilute solution, the molarity is almost numerically equal to molality। अब molarity और molality का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, याद किया हुआ है आप लोगों ने, पता है आपको, which is preferred unit for colligative properties because then the solution properties do not depend on the identity of the solute। Therefore, we can shift from molarity concentration units टू मोलैलिटी कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, ये इससे इतना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, सोल्यूशन से लेकिन है, लेकिन एक्टिविटी से ऐसा नहीं है, वो जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए जो है ना वो रिकॉल किया यहाँ पर। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या कहते हैं हम, जब उसकी कंसंट्रेशन लेस देन हो 0.001 मोलल। अब यहाँ उसने कहा कि मोलैरिटी से हम मोलैलिटी की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस कैन बी निग्लेक्टेड। जब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब है कि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान नहीं है, वो आयंस बहुत परे परे मौजूद हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो एक्टिविटी है वो उसकी मोलैलिटी के इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन कब कहना है आपने, जब कंसंट्रेशन कौन सी है वो 0.001 मोलर से लेस है। ठीक है, एट दिस कंसंट्रेशन क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अफेक्टिव आयन सोडियम और क्लोराइड ही की एग्जांपल हम कैरी ऑन कहते हैं, तो वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम और क्लोराइड की मॉलिक्यूल्स, बहुत एटम्स आयंस एक दूसरे से दूर दूर मौजूद हैं, और जितने भी एटम्स आयंस सोडियम और क्लोराइड के मौजूद हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Therefore, for this type of reaction जो एक्टिविटी है आयंस की, that will be equal to their concentration, that is shown in the terms of molality, and the value of gamma I becomes unity। जब ये दोनों होंगी इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कौन सी है, वो 1 है। For an electrolyte such as sodium chloride, the activity of sodium and chloride ions can be written as, कैटाइन की वजह से एक हमारे पास एक्टिविटी ऑफ कैटाइन है गैमा प्लस एम प्लस, उसके मोलर सोल्यूशन सोडियम का कितनी मोलैलिटी है, और ए नेगेटिव इज दी ड्यू टू द एनाइन ऑफ दिस सॉल्ट। Since it is not possible to get only positive or negative ions in the solution of any electrolyte, there is no experimental method available to determine the activity or activity coefficient of individual ionic species। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक चीज की ही सिर्फ कंसंट्रेशन, एक ही आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं। इसकी रीजन क्या है, the solutions are electrically neutral and we cannot increase the number of cations without an equal increase in the number of anions। सॉल्यूशंस को करने के लिए हमें कैटाइंस और एनाइंस को इक्वली हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। कहता है देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल मेथड अवेलेबल कि हम एक्टिविटी या एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिटरमिन करें सिर्फ एक आयन का और दूसरे का ना हो। सिंस वी कैन नॉट स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ कैटाइंस और एनाइंस
in the presence of each other in a neutral solution. Therefore, it is not possible to measure the individual ion activities. Fortunately, for most processes, it is sufficient to know the mean ionic activity. हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मीन आयोनिक एक्टिविटी. अब हमने इसको प्लस माइनस कैटायन को शो करता है, ये नेगेटिव एनायन को शो करता है, और इसको हम कहते हैं दिस इज द मीन आयोनिक एक्टिविटी एंड द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट. ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. Since it is not possible to substitute concentrations for activities in ionic solution, it is essential to consider how the ionic concentrations may be converted to the activities and how activities can be evaluated. The concentrations की जो significance है उसको हम negate नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आयोनिक सॉल्यूशंस के जो कंसंट्रेशंस है उनको एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दें और एक्टिविटीज को आयोनिक कंसंट्रेशंस में कन्वर्ट कर सकें और हम एवेल्युएट कर सकें. ये कहाँ पे ज़्यादा काम आएगी? काइनेटिक. जब हम काइनेटिक स्टडी करते हैं रिएक्शंस की, रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमिन करते हैं, तो तब ये सारी कैलकुलेशंस हमें वर्कआउट करनी पड़ती हैं. In order to introduce some definitions commonly employed in dealing with the activities of strong electrolyte, consider an electrolyte AX, BX, BY, which ionize in a solution. AX, BY क्या होगा आपके पास? X mole of A cation, ठीक है, ये उसकी वैलेंसी हो गई, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गई. सोडियम कार्बोनेट ले लें Na2CO3, ठीक है ना, तो 2Na+1 आ जाएगा. और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? ये इसके नंबर ऑफ मोल्स 2B और यहाँ पे ऊपर इसकी वैलेंसी आ गई. ठीक है, ये किसी भी उसने कहा है कैटायंस और एनायंस को अगर हमने इसको मैथमेटिकल इसकी फॉर्मुलेशन करनी है, इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया AX और BY. When cation and anion are the charges, जो ऊपर Z प्लस Z माइनस Z है वो उसकी वैलेंसी है, चार्ज है ऑन द cation and anion respectively. The activity of the electrolyte as a whole हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को क्या लिखेंगे कि हमने एक्टिविटी को A से शो करना है, दो उसके अंदर आयन हैं, एक कैटायन और एक एनायन, तो A2 लिख दिया इज इक्वल दिस इज द A+X और A माइनस Y. ठीक है ना. द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल हम उसको इस तरह से, जो आपने अभी कहा था कि मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो हमने इसको मीन इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब इफ V इज द टोटल नंबर ऑफ द आयंस, अगर V जो है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि सपोज हम यहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड में तो दोनों में एक एक आयन है, एक कैटायन एक एनायन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? V टोटल नंबर ऑफ, दो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 आ जाएंगे. तो V किसके बराबर है? X प्लस Y. तो मीन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज, तो इसकी मीन एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A2, ठीक है, ये इसकी जो मीन एक्टिविटी है A2 को हमने क्या कहा है? दिस इज द मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू A2 हाफ 1/B. B क्या चीज थी? ये आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस है. अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 बनते हैं, तो आप यहाँ पे 1/3 लिखेंगी. इसको वो कहता है, ऐसे भी कर सकते हैं, मीन एक्टिविटी जो उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया इसको रिप्लेस कर दिया बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, कि AX और AY 1/B. The activities of the ions one related to their concentration through the relation. अब ये एक्टिविटी को कोरिलेट कर रहा है विद द कंसंट्रेशन, कि एक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, क्या ये एक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम आयन मल्टीप्लाई, this is the molality of the sodium ion and this is the molality of the chloride ion, this is the activity of the chloride ion, this is the coefficient of the chloride ion. M plus and M minus are the molalities of the cation and the anions, and gamma plus and gamma minus are the corresponding activity coefficient. So activity coefficients are appropriate factors which when multiplied by the molalities of the respective ions yields their activities.
तो अब हमारे पास उसकी एक्टिविटी आ जाएगी। इक्वेशन को उसने कहा इंट्रोड्यूसिंग इक्वेशन 2.17 एंड 2.18 इनटू इक्वेशन नंबर 2.15 में उसने वैल्यूज पुट कर दी। तो a2 ax की वैल्यू क्या थी, गैमा प्लस m प्लस, इसकी जगह लिख दिया गैमा प्लस m प्लस मल्टीप्लाइड ये क्या है m माइनस गैमा माइनस m माइनस गैमा माइनस। ठीक है ना, ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों की एक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये हमने इस जो है हमारे पास इसको हमने कहा था दिस इज द मीन एक्टिविटी, उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। तो इक्वेशन विल बिकम दिस। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चले फॉर मीन एक्टिविटी, अब अगर आप इसको, वो कहता है कि हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं 2.16 की फॉर्म में, अगर वो कहता है कि लिखना है फ्रॉम 2.16 अगर हम लेते हैं तो वो क्या आता है, वो A2 कि अब जो हमारे पास एक्टिविटी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसको उसने A2 कहा था 1/b के टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयंस कितने हैं। तो अब ये A2 क्या था, यहाँ पर A2 हमारे पास जो कैटाइन और एनाइन था, ये M प्लस M माइनस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया M प्लस M माइनस, और यहाँ पे गैमा प्लस गैमा माइनस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/p 1/b 1/v। v क्या है, कितने आयंस है 1/2 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को ले रहा है। अब वो कहते हैं ये फैक्टर जो m मोलैलिटीज ऑफ कैटाइंस और एनाइंस हैं, इसको हम कहते हैं मीन मोलैलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और m जी से शो कर रहा है, या m प्लस माइनस है ये ऊपर, जिस तरह ये एक्टिविटी ना प्लस माइनस कैटाइंस और एनाइंस का, तो दिस इज नोन एज द मीन मोलैलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली ये क्या है आपके पास, दिस इज द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। The term of mean molality, mean activity coefficient may be written as और सिंप्लीफाई उसने कर दिया, A2 mean activity is equal, यहाँ पे प्लस माइनस B is equal M प्लस माइनस और गैमा प्लस माइनस। एक्टिविटी जो है उसने कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं उसके साथ उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अगेन finally, since for any electrolyte of molality M we have, किसी भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलैलिटी जिसकी M होगी, तो हमारे पास M प्लस इज इक्वल XM आ जाएगा, और M माइनस के लिए क्या आ जाएगा YM। ठीक है ना, ये कैटाइन और एनाइन को उसने शो किया ना, ये हमने X और Y यहाँ पे शो किए थे, ये X और Y, ठीक है ना। तो जो मोलैलिटी है कैटाइन की वो हो जाएगी इज इक्वल x इंटू एम, और यहाँ पर क्या था कि y इंटू एम। मोलैलिटी जो कैटाइन की, y जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और जो आपके पास आयंस के हैं, यही था ना आपके पास। ये देखें यहाँ पर हमने इसको ये x और y कहा था, ये x और y, ठीक है ना, जो आपका आयन बनना है उसके रेफरेंस से उसने कहा कि अब मोलैलिटी ऑफ कैटाइन भी हमने कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलैलिटी ऑफ एनाइंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन कैन बी टेकन इन दी फॉर्म, अगर हम इसको इस तरह से ले लें, मीन एक्टिविटी इज इक्वल कैटाइन एनाइन एक्स वाई 1/v गैमा आपके पास प्लस माइनस। तो इसी तरह से x को इसको इसने डिराइव किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो ये x नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम ion and this is multiply number of atoms of chloride ion, तो 1/v multiply gamma mean gamma coefficient कौन सी आ जाएगा। अब इसको फर्दर उसने क्या किया है, x mx फर्दर मजीद इसको खोल दिया है, y की वैल्यू y के साथ, m की वैल्यू इसके साथ आ गई, इसको फिर फर्दर उसने x की वैल्यूज x y को इकट्ठा कर लिया है और मोलैलिटीज को कंबाइन करके, तो आपके पास आ जाएगा x नंबर ऑफ एटम्स आयंस के जितने आपके पास 2 रेज़ टू पर कितनी उसके चार्ज था, और y की जितने उसके ऊपर चार्ज था वो आ गया, मल्टीप्लाई 1/v। v मैंने भी आपको क्या बताया है कि कितने एटम्स आयंस, और हमारी एग्जांपल उसने दिया है कि सपोज यहाँ पे है ना सोडियम क्लोराइड है तो 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, या पोटाशियम क्लोराइड है तो 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो v की वैल्यू है ये 2 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसी को आपने इसने फर्दर इसको कर दिया x y y 1/v इज मल्टीप्लाई m x प्लस y
2 था तो यहाँ पे भी 2 था, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रह गया मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट जो है वो कैटाइन और एनाइन का मीन कोएफिशिएंट वैल्यू आ गई। A2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, जो आपके पास मीन कोएफिशिएंट वैल्यू, इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 2 आइंस पर कंसिस्ट कर रहा है इस वक्त से। तो इसको फर्दर अगर हम मजीद खोल देते हैं तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है x रेज टू पर x, y रेज टू पर y, m रेज टू पर v एंड गामा प्लस माइनस रेज टू पर v। इक्वेशन 2.23 एंड 2.24 आर एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज को मोलालिटीज में और वाइस वर्सा, कि हमारे पास अगर एक्टिविटी है तो हम उसको मोलालिटी में कन्वर्ट कर दें, और अगर मोलालिटी की वैल्यू होगी तो हम उसको एक्टिविटी मीन एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो कहता है कि 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है सच एस पोटाशियम क्लोराइड की, एक कैटाइन और एक एनाइन, मोलालिटी उसकी m है, वी हैव x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 1, दोनों ही एक कैटाइन है और एक एनाइन है। तो अब आपके पास x y क्या आ गया, x एक एटम है पोटाशियम का, एक एटम है क्लोराइड का, दोनों की एक ही वैलेंसी क्या, +1 और एक ही -1, तो दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं आया, और हमारे पास ये 1/2 क्या था, 2 आयन से मिलकर बना, तो 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई m, मोलालिटी उसकी कितनी लिया उसने, सपोज वो हमने मोलालिटी उसकी m ही मोलालिटी उसने लिखी है, m आ गई, तो गैमा इसका कोएफिशिएंट आ गया, तो इसको हमारे पास आ जाएगा कि एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल मीन कोएफिशिएंट, मीन एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन स्क्वायर, और m2 या गैमा m2, हाँ जी इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब भाई m2 और गैमा 2 का भी स्क्वायर आ गया। अगेन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट 2:1 टाइप, बेरियम क्लोराइड की एग्जांपल लेंगे, तो अब यहाँ पे टोटल आयंस 3 हैं, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही जो वैल्यू है एक्टिविटी इज इक्वल 1 इंटू, अब एनाइन कितने हैं यहाँ पे, क्लोराइड 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है ना, और बेरियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है, तो यहाँ पर आपके पास इधर 2 वैल्यू में आ जाएगा, स्क्वायर उसका लेंगे हम, तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 2 4 आ गया, और 4 1 4, 4 रेज टू पर 3 m कि जो इसकी एक्टिविटी है वो इसकी मोलालिटी से उसकी कैलकुलेशंस 4 टाइम्स ज्यादा होगी, 4 मल्टीप्लाई इसकी एक्टिविटी विल बी इक्वल फॉर दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड, द एक्टिविटी इज इक्वल 4 मल्टीप्लाइड मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्लियर है जी यहाँ तक? यस मैम। चलें, तो इसके बाद अभी हम इसकी देखती हूँ मैं, यहाँ तक भी आज आप इसकी डेरिवेशन करें, और नेक्स्ट अब हम इसका, अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी आपकी फर्दर ये कमिंग वीक कौन सा है, वो हमारे पास विंटर ब्रेक है,